अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? खुश हैं? घर जाके पढ़ भी रहे हैं या नहीं? नहीं पढ़ रहे? अभी पढ़ना शुरू करना है? नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। ले जनाब, एक हफ़्ता गुजर भी गया, पता ही नहीं चला, है ना। इसी तरह एक टाइम आएगा सिलेबस सारा ख़त्म हो चुका होगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर एक टाइम आएगा आपका पीआरसी क्वालिफाई हो गया होगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर एक टाइम आएगा कैफ का ग्रुप ए क्वालिफाई हो गया होगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर ग्रुप बी बी पता ही नहीं चलेगा। फिर कैफ क्वालिफाई, फिर आर्टिकल्स शुरू, फिर आर्टिकल्स ख़त्म, बीच में सीफा भी आप लोगों ने कुछ पेपर पास कर लिए होंगे। फिर एक टाइम आएगा आज से कोई 15-20 साल के बाद जब आप लोग क्वालिफाई कर गए होंगे। ज़्यादा हो गया, पता ही नहीं चलेगा कि 15-20 साल कैसे गुजर गए। ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, शादी तो भूल जाए ना। शादी क्या होती है? शादी का इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ शादी इन सी। घर वालों को बता दें कि हम लोग अब मुजाहिद बन गए हैं। हम लोग कॉलेज जंग लड़ने के लिए जाते हैं, वापस गाजी बन के लौटते हैं, और अगर शादी कर ली तो फिर हम शहीद हो जाएंगे, फिर बंदा नहीं पढ़ सकता। अच्छा जी, हैं क्या? वो अभी आपको लगता है, फिर आप उसका दिमाग पढ़ोगे, आंखें पढ़ोगे। ओके, चैप्टर 2 हम लोगों ने कल ख़त्म कर लिया था और इसका टेस्ट अवेलेबल है, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। मंडे को हम इसके टेस्ट के ऊपर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, ज़रा नाम पढ़िएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। चैप्टर 2 का नाम क्या था? ओनरशिप ऑफ बिजनेस। तो चैप्टर 2 वाज ओनरशिप business, and chapter 3 is organization of business. इन दोनों चैप्टर्स में एक चीज कॉमन है, क्या? बिजनेस। चैप्टर 2 ने आपको बताया था मलकियत के बारे में। कितनी तरह की थी? 3। पहली क्या थी? सोल प्रोप्राइटर, या उसको सोल ट्रेडर कह लेते हैं आसानी के लिए। दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा कंपनी। तीसरा वॉज कंपनी। चैप्टर 3 एक स्टेप एडवांस जाता और चैप्टर 3 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा तो है, याद करें हमारी इसके ऊपर बात हुई थी। क्या बात हुई थी हमारी इसके ऊपर? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इसको डिफाइन करते हैं? डिवाइडिंग द एक्टिविटीज इनटू more than one people so that the work becomes efficient and effective। लिख लेते हैं। क्या था कि हम डिवाइड करते हैं वर्क इनटू मोर देन वन पर्सन। अच्छा, ये डिवीजन किसी भी बेस पे कर लें, जिस मर्जी को जो मर्जी काम दे दें? नहीं, जिसकी स्किल। डिवाइडिंग द वर्क इनटू मोर देन वन पर्सन बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट, उसकी स्किल के मुताबिक, सो दैट द वर्क बिकम्स efficient and effective। The work becomes efficient and effective।
तो ये चैप्टर बेसिकली आपको डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बताएगा जिसकी बेस पे आप ये ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या बताएगा? डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बताएगा, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बताएगा। लिखें लिखें ज़रा, 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। 4 तरह के क्या होते हैं हमारे पास? स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 तरह की ओनरशिप थी मगर स्ट्रक्चर्स 4 तरह के। पहला लिखें, थोड़ा मुश्किल वर्ड बोलने जा रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। लिख लेंगे? यहाँ से लिख लें, देख के, यहाँ से देख के लिख लें। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। इसको 3 लफ्ज़ों में तोड़ दें, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर लिख लिया? सेकंड लिखें, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यार ये तो बंद कर दिया करो आते हुए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तीसरा लिखें, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर लिख लिया? डिविजनल स्ट्रक्चर। और चौथा लिखें, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक नहीं लिखना, मैट्रिक्स, एक्स डालना है बीच में। एक्स को याद करें और एक्स लिखें। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लिख लिया? तो अब अगर आपसे ICAP एक MCQ पूछ ले, उसकी अगर जरूरत हो, वो आपसे पूछने की कोशिश करे कि मुझे बताओ कितने तरह की ओनरशिप्स हैं? 3। और कितने तरह के स्ट्रक्चर्स हैं? 4। कौन सी ओनरशिप किस स्ट्रक्चर में बैठ सकती है, हमने साथ साथ ये भी देखते जाना है। ठीक है? तो पहले हम एक पूरा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे और फिर सोचेंगे कि कौन सी वाली ओनरशिप उस स्ट्रक्चर में फिट हो सकती है। डन? ये इस पूरे चैप्टर की थीम है। अच्छा जी, पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। अब लिखना बंद करना, बातें सुना। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं ना। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? क्या होता है? आगे बैठोगे तो नुकसान तो होगा। हाँ बताओ, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? नहीं पता? एनी आइडिया? नहीं आइडिया? एनी आइडिया? एनीवन नोइंग व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? कोई अगर कॉन्सेप्ट जहन में आ, हाँ एक आवाज़ आई हल्की सी, किधर से आ रही है आवाज़ ये? अच्छा, कुछ एंटर करना? नहीं, वो तो एंटर तो ER से होता है, ये तो आ रही है। हाँ सोल्ट, कौन बोला? थोड़ा सा अच्छा जवाब है। और कोई? ओनर भी एक अच्छा जवाब है। और आप में से कोई बताना पसंद करेगा? मैं बताऊँ, आपको चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालें। जो उसको ऑर्गेनाइज करता है। हाँ हाँ, बेहतरीन। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपने पैसे लगा के अपना कारोबार शुरू करता है। एक ऐसा बंदा जो अपने पैसे लगा के अपना कारोबार शुरू करता है।
अपना रिस्क और अपने रिवॉर्ड का खुद मालिक होता। सारा रिस्क भी किसका? उस एंटरप्रेन्योर का। सारा रिवॉर्ड भी किसका? उस एंटरप्रेन्योर का। आप लोगों ने शार्क टैंक देखा? चाहे पाकिस्तानी देखा हो चाहे इंडियन देखा हो, शार्क टैंक देखा? किसने देखा? अब ये गेस की आवाज़ मुझे आई थी यहाँ से। देखा है? तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं और आगे अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और फंड रेज करते हैं, वो जो लोग अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली ओनर ऑफ द बिजनेस। इसकी जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो यही है कि एंटरप्रेन्योर कौन है? कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक, जिसने कंपनी में क्या लगाया है? पैसा। और इस पैसे से आया हुआ प्रॉफिट भी उसका और आया हुआ लॉस भी। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड एंड लॉस इज रिस्क। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड एंड लॉस इज रिस्क। नजर आ रहा है ना? हाँ। तो जितने भी मेन डिसीजंस होंगे कंपनी के, वो कौन करेगा? ओनर करेगा, खुद करेगा। और किसी और को डेलीगेट अपनी पावर नहीं करेगा। डेलीगेट कहते हैं ट्रांसफर कर देने को। डेलीगेट मीन्स ट्रांसफर कर देना, अपनी पावर किसी और के हवाले कर देना, अपना काम किसी और को दे देना। जैसे मैं शराज भाई से कहूँ या हुसैन भाई से कहूँ कि यार आपने आज मेरी जगह पे क्लास पढ़ानी, उसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी पावर किसको डेलीगेट कर दी है? शराज या हुसैन को। तो जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है? ओनर। और ओनर अपनी पावर डेलीगेट नहीं कर रहा। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ख़ास फॉर्मल मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि एक इंसान है और उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं। कोई इतनी ख़ास बंदों की टीम अवेलेबल नहीं। ओनर कौन है? एक। तो इसमें सोल ट्रेडर फिट हो रहा है कि पार्टनरशिप फिट हो रही है? सोल ट्रेडर फिट हो रहा है। इसमें सोल ट्रेडर फिट हो रहा है। ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस आर लाइकली टू बी सिंपल, कोई इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। एंड द एंटिटी विल प्रोबेबली सेल जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये बेसिकली पहला स्टेप है, किसी भी इदारे को बनाने का पहला स्टेप है। आप शुरू में ही इतना बड़ा इदारा कायम नहीं कर सकते, आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला स्टेप, एक इंसान अपना कारोबार शुरू करे। फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, चलो मैं आपको ये देखें, एक मिसाल ले लेते हैं। कुछ लिखा हुआ ना, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना? मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ। मिस्टर ए है, उन्होंने रेंट पे एक शॉप ली। किसकी शॉप है? ग्रोसरी की शॉप है। ग्रोसरी किसे कहते हैं? घर का सामान, किराना, वो जो हमने आबिद किराने वाले भाई बनाए थे। तो ये ए इज़ बेसिकली दैट आबिद। तो इन्होंने रेंट के ऊपर अपने गली मोहल्ले में एक शॉप खरीदी ग्रोसरी की। अब खुद अकेले मैनेज करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया होगा? कुछ नौकर रख लिए होंगे, मुलाजिम रख लिए होंगे 2-3। और वो मुलाजिम क्या काम करते होंगे? लोगों को सामान डाल कर देते होंगे, लोगों से पैसे रिसीव करते होंगे, सामान छोड़ के आते होंगे, दुकान खोलते होंगे, सफाई करते होंगे, दुकान बंद भी करते होंगे, चाय लेके आते होंगे, खाना लेके आते होंगे, बर्तन धोते होंगे। सारे काम किसके हैं? मुलाजमों के, जिसकी वो क्या लेते हैं? तनख्वाह लेते हैं। तो ये जितने भी मेन डिसीजंस हैं, ये आबिद लेगा कि उसका एम्प्लॉय लेगा? आबिद लेगा। रिस्क किसका है? रिवॉर्ड किसका है? टैक्स कौन पे करेगा? दुकान का किराया कौन पे करेगा? आबिद। अच्छा, ये दुकान छोटे लेवल पे है, 1-1.5 मरले की दुकान है।
इस कमरे का 1/4 कर लें, इतनी शॉप है। इस तरह नॉर्मल गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं, देखी होंगी आप लोगों ने। तो चंद चीज़ें पड़ी हुई, मगर मिस्टर आबिद एक मेहनती शख्स है और वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे, मगर एकदम से वो बड़े लेवल का सेटअप क्रिएट नहीं कर सकता। तो उसको जो पहला स्टेप लेना है वो क्या लेना है? छोटी जगह पे कारोबार शुरू करके देखे कि क्या वो उसको चला भी पा रहा है या नहीं चला पा रहा। ये हम एक और मिसाल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे सीए का कॉलेज खोलना, जिसमें मैं खुद भी पढ़ाऊँगा। तो एकदम से अगर मैं कॉलेज खोल के सारी इन्वेस्टमेंट कर दूं कॉलेज में, सामान ले आऊँ, बेंच लगा लूँ, टीवी ले आऊँ, एलईडी ले आऊँ, एसी ले आऊँ, कैमरा ले आऊँ, सिस्टम ले आऊँ, सब कुछ ले आऊँ, फिर बिल्डिंग का रेंट भी दूँ, और अगर बचे ना है तो क्या ये रेंट पूरा होगा? मुझे तो नुकसान है, मुझे तो नुकसान है। अच्छी बात ये है कि मैं पहले छोटे लेवल से कारोबार शुरू करूँ, मैं होम ट्यूशन से काम स्टार्ट करूँ, मैं कुछ पैसे शुरू में जोड़ूं और जोड़ के फिर एक बड़ा सेटअप लगाने की तरफ आऊँ। तो याद रखिएगा, पहला स्टेपिंग स्टोन क्या है? आप कौन सा स्ट्रक्चर सबसे पहले क्रिएट करते हैं? क्या नाम है उसका? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, जिसमें कौन होता है? एक ओनर और उसके अंदर कुछ 3 4 5 मुलाजिम। अच्छा, an entrepreneurial structure is appropriate when an entity is in the which phase of life? Which phase of life? Early phase of life. As it grows larger, however, an entrepreneurial will become inefficient and a formal management structure is needed. कहता है ये एक टाइम के बाद सर का दर्द भी बन जाता। भाई मिस्टर आबिद ने ग्रो करना, मिस्टर आबिद को मज़ीद पैसे चाहिए। अब मिस्टर आबिद मज़ीद पैसों के लिए रब्ता कर रहा है एक पार्टनर से। अब जब वो पार्टनर सिस्टम में आएगा तो अब ये एंटरप्रेन्योरियल तो नहीं रहेगा, हमें इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इवॉल्व करना पड़ेगा। तो देख के बताया, दूसरा नाम क्या लिखा हुआ था? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एंटरप्रेन्योरियल एक टाइम पे आके रिजिड हो जाता, मुश्किल हो जाता चलाना, अगर आपकी नीयत ग्रो करने की हो। बट अगर आपकी नीयत ही नहीं ग्रो करने की तो ठीक है, काम चल रहा है सो चलता रहे, फिर आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो एंटरप्रेन्योरियल की नेक्स्ट स्टेज क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है आपको? एंटरप्रेन्योरियल में मुझे बताएं कौन सा इदारा फिट हो रहा है? सोल ट्रेडर। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देर आर मल्टीपल पर्सन्स हु आर हैंडलिंग द बिजनेस। अब एक आबिद नहीं है, अब उसके साथ शाकिर भी है, उसके साथ मालिक भी है। शाकिर हो गया हमारे बीच में बैठा होगा शाकिर? ओह तुक्का लगा। अच्छा, शाकिर भी है, मालिक भी है, जुनेजो भी है, इरफान भी है, कुसट भी है, वसीम भी है, अब्बास भी है, खादम भी है, हुसैन भी है और रिजवी भी है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ज़रा फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताएं मुझे किसकी बात हो रही है? खुद ही पढ़े, खुद ही बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ओनर्स भी एक से ज़्यादा, ओनर्स भी अब क्या है? एक से ज़्यादा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। कैसे देखते हैं? ये वही मिस्टर आबिद, यहाँ से करते हैं। ये मिस्टर आबिद, ये पहले क्या चला रहे थे? एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर। वक्त बदला, हालात बदले, कोई 3 साल के बाद
इनके पास कस्टमर्स की भीड़, रश आना शुरू हो गया। तो इन्होंने कहा यार अब मुझे अपना सेटअप बड़ा करना है, अब मैं किसकी तरफ जाऊंगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी ग्रोसरी स्टोर को कन्वर्ट करके क्या बना दूंगा? डिपार्टमेंटल स्टोर। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक ग्रोसरी स्टोर में और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या फ़र्क है? डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ ऐसा स्टोर जहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। पहला फ्लोर नॉर्मल ग्रोसरी का होता है, दूसरा कपड़े का होता है, तीसरा खिलौनों का होता है और चौथा शायद दवाइयों का होता हो, जूतों का होता हो, किसी का भी हो सकता है, टॉयज़ का होता हो, व्हाट्सएवर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जिसमें एक छत के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। मगर पहले ये क्या काम करता था? सिर्फ और सिर्फ, बट इसने प्लान कर लिया है कि 3 साल की एफर्ट को ये ज़ाया नहीं जाने देगा और ये अब उस एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर से क्या डेवलप करने जा रहा है? डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। अब ज़रा ये देखें, ये स्ट्रक्चर में 4 फ्लोर्स हैं, लेट्स से 4 फ्लोर्स हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर आबिद था और उसके नीचे कोई 3-4 मुलाजिम थे, क्या यही टीम यहाँ पे आके ये बड़ा स्टोर संभाल पाएगी? बताएं, संभाल पाएगी? तो टीम बढ़ानी पड़ेगी। जब टीम बढ़ाएंगे तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। अब मिस्टर आबिद की जो कॉम्पिटेंस उसने 3 साल में डेवलप की है वो किस में की है? ग्रोसरी में की है। और डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ ग्रोसरी होती है? नहीं, 4 फ्लोर्स हैं तो 4 चीज़ें होंगी। लेट से हम कहते हैं कि इसमें 4 चीज़ें कौन सी हैं? एक ग्रोसरी है, आप बताएं सेकंड क्या रखूं? हाउस होल्ड थिंग्स, हाँ, कॉस्मेटिक्स, भाई को शादी ज़हन में आ रही है। चौथा बता दें, तो बच्चे भी ज़हन में आ गए। आपने यही तो किया, देखो ना, हाउस होल्ड शादी के बाद वाला सामान, ग्रोसरी महीने का सामान, कॉस्मेटिक्स बीवी के लिए और टॉयज़। दिमाग में जब फतूल ही एक चीज़ का सवाल हुआ होगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? अच्छा, वापस आते हैं। तो मिस्टर आबिद किस चीज़ में एक्सपर्ट है? ग्रोसरी में एक्सपर्ट। अगर मैं मिस्टर आबिद को बोलूँ कि यार तुमने हाउस होल्ड भी संभालना है, तुमने कॉस्मेटिक भी संभालना है, तुमने टॉयज़ भी संभालने हैं, तो क्या ये थक नहीं जाएगा? आवाज़ार नहीं हो जाएगा? और इसका तो एक्सपीरियंस किस में है? ग्रोसरी में है। इनमें तो एक्सपीरियंस उसका है ही नहीं। अब याद करें वो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? डेफिनेशन डिवाइडिंग एक्टिविटीज इनटू मोर देन 1% बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट। आबिद का स्किल सेट किधर है? तो आबिद ने कहा मैं तो ग्रोसरी संभालूंगा, हाउस होल्ड के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए और टॉयज़ के लिए इसको अब क्या चाहिए? रेलेवेंट पार्टनर्स चाहिए, जो कि बेसिकली इदारे के क्या होंगे? ओनर्स ही होंगे। तो आबिद को अब 3 पार्टनर्स की तलाश है। पहला पार्टनर जो किसको संभाले? हाउस होल्ड को। दूसरा किसको संभाले? तीसरा किसको संभाले? थिंग समझ आ रही? तो यहाँ पे आ गया मिस्टर वसीम, यहाँ पे आ गया मिस्टर बदामी और यहाँ पे आ गया मिस्टर इकरार। और डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम बन गया ARY, डिपार्टमेंटल स्टोर। भाई A फॉर आबिद, R फॉर इकरार का R, और बदामी का I है ना, उसको हम Y कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर बन गया। अब एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली कितने % की ओनरशिप मिलेगी सबको?
25 बराबर ही मिलेगी ना बाय डिफ़ॉल्ट। नॉर्मल रूल क्या होता है बराबर, मगर क्या इसको चेंज किया जा सकता? कहाँ चेंज करेंगे? उसका नाम क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। तो 4 फ्लोर्स और 4 ओनर्स बैठ गए, ग्रोसरी का प्रॉफिट किसको मिलेगा? गलत, ये सब का प्रॉफिट होगा टोटल और फिर उनमें बटेगा, फ्लोर का प्रॉफिट नहीं जाएगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि हर फ्लोर का जो पार्टनर है वो उसी फ्लोर का प्रॉफिट लेगा तो वो एक सेपरेट चीज़ है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि सबका पहले क्या होगा? टोटल, और फिर उनको डिवीजन मिलेगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओपन हो गए। पहला डिपार्टमेंट ग्रोसरी, सेकंड डिपार्टमेंट हाउस होल्ड, तीसरा डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स, चौथा टॉयज। सो इस तरह का इदारा, इस तरह का इदारा ये क्या कहलाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकेंड लाइन पढ़ें इसकी। ईच फंक्शन हैज इट्स ओन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड, भाई कॉस्मेटिक वाले की टीम अलग होगी, टॉयज वाले की टीम अलग होगी। हम कॉस्मेटिक वाले से ये नहीं कह सकते कि अपना बंदा भेजो मुझे टॉयज में खड़ा करना, क्योंकि कॉस्मेटिक वाले बंदे की स्किल सेट कहाँ पे होगी? बात समझ आ रही? तो हर डिपार्टमेंट का एक अपना ओनर है और हर ओनर के पास अपना स्टाफ। यहाँ तक क्लियर है बात? पक्की बात जी। सर इधर हामिद ये भी तो कर सकता था कि खुद अकेला ओनर रहता और स्टाफ रख देता मैनेजर हर डिपार्टमेंट, बेशक कर सकता, तो वो इसमें आता फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। अभी आता हूँ उसकी तरफ, थोड़ा सा ब्रेक पे मुँह रख। यहाँ तक बात समझ आ रही? तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? एंटरप्रेन्योरियल में कौन सा स्ट्रक्चर फिट बैठता है और फंक्शनल में कौन सा फिट बैठता है। अब अक्सर बच्चे ना एक थीम बना लेंगे यहाँ पे कि यार अगर एंटरप्रेन्योरियल में कौन सा बैठ रहा है? सोल ट्रेडर, और फंक्शनल में कौन सा फिट बैठ रहा है? पार्टनरशिप, तो तीसरा कौन सा है? उसमें कौन सा होगा? इस तरह नहीं सोचना, इस तरह नहीं सोचना, क्योंकि यही फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको कंपनी में भी मिल जाता, यही फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको कंपनी में भी मिल जाता। मगर क्या हमें पार्टनरशिप तक सारी बात क्लियर है? पक्का। अब मैं जितनी बात करूंगा वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। तैयार है मेरी बात सुनने के लिए? तैयार है मेरी बात सुनने के लिए? मैं आपको वापस लेकर आऊँगा एंटरप्रेन्योरियल पे। एक लंबी सांस लें, मैं कुछ मुश्किल बात करने जा रहा हूँ। लंबी सांस, 3 दफ़ा लंबी सांस लें। ले लें, शाबाश शाबाश, ले ली, ले ली। अच्छा, एक बंदा, उसके पास फादर से इनहेरिट हुआ 100 करोड़ पड़ा हुआ। कितना पड़ा हुआ? चलो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, 10 करोड़ पड़ा हुआ। नहीं परेशान होते रहेंगे, 100 करोड़ पे 10 करोड़ पे पड़ा हुआ और वो बिजनेस करना चाहता, तो क्या वो एक छोटी दुकान खोलेगा? वो अपने साथ किसी को मिलाना नहीं चाहता मगर काम करना चाहता, और वो आपसे अगर मशवरा ले आके कि यार मुझे बताओ मैं क्या काम करूं, कैसे काम करूं, कौन सा काम करूं, तो क्या मशवरा देंगे आप उसको? कंपनी के शेयर्स ले लेनी, वो शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने काम करना है। वो आप जैसा फारिग नहीं है कि शेयर्स लेके बैठ जाए और साल के पीछे वेट करे कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। नहीं, ये काम नहीं करना उसने, उसने कमाना है, उसने उस 10 करोड़ को डबल करना है। तो पार्टनरशिप तो वो करना नहीं चाहता, वो तो ख़त्म होगी, थीम ही ख़त्म होगी। पीछे क्या रह गया? सोल ट्रेडर या कंपनी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे सोल ट्रेडर करनी चाहिए या कंपनी करनी चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? कंपनी करनी चाहिए। क्यों? पैसे ज़्यादा है उसके पास, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उसके पास, फंड्स का मसला नहीं है, और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड, इसको सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। एक कॉन्सेप्ट होता है
सिंगल मेंबर कंपनी लिख लें, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, किताब में नहीं मिलेगा आपको। सिंगल मेंबर कंपनी, SMC कहते हैं उसको, सिंगल मेंबर कंपनी, SMC। ये एक प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक नहीं होती। याद है हम लोगों ने कल बात की थी प्राइवेट और पब्लिक के ऊपर, इसके साथ लिख लें, ये हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी, ये हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी। तो सर ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है ये सिर्फ सोल ट्रेडर का नहीं है, ये कंपनी का भी हो सकता है, मगर कंपनी में कौन सी कंपनी का? SMC प्राइवेट कंपनी, SMC प्राइवेट। काम सारा वही है, वही आबिद, पहले उसके पास 1 लाख था, उसने ग्रोसरी का काम शुरू किया था, अब उसके पास कितने पैसे हैं? 10 करोड़। तो वो छोटे लेवल पे काम शुरू करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शुरू से ही शायद ग्रोसरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता, ग्रोसरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो उसके लिए उसको अब किराने की शॉप से ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? उसके पास क्या है? फंड्स हैं, पैसा है, और वो कारोबार को ऑलरेडी समझता है। तो इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन अ सोल ट्रेडर एंड अ कंपनी, और कंपनी कौन सी? SMC प्राइवेट कंपनी, तो फिर आपको कौन सा चूज करना चाहिए? कंपनी, SMC प्राइवेट कंपनी। क्या फायदा होता है? सिंगल ओनर है, सारा रिस्क उसका, सारा रिवॉर्ड उसका। ये सेम उसमें भी था, सोल ट्रेडर में सब कुछ सेम है, बस एक फ़र्क आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाती है। और एक और फ़र्क भी तो है, परपेचुअल सक्सेशन, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मालिक कौन है? एक, 2 मालिक नहीं होंगे इसमें। अगर 2 मालिक होंगे तो वो फिर सिंगल मेंबर तो नहीं कहलाएगी ना, वो तो फिर एक से ज़्यादा हो गया। तो लिख लें, SMC में परपेचुअल सक्सेशन नहीं मिलती, SMC में परपेचुअल सक्सेशन नहीं मिलती, क्योंकि अगर ये मर गया तो गया। मगर क्या लॉ इसको सेपरेट पर्सन काउंट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। बाकी सारी बातें कंपनी वाली हैं, सिवाय कौन से? परपेचुअल सक्सेशन। लॉ उसको सेपरेट पर्सन भी काउंट कर रहा है, और इसकी लाइबिलिटी भी क्या है? लिमिटेड। डन यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? तो अब एंटरप्रेन्योरियल में सिर्फ सोल ट्रेडर नहीं है, हम किसी और को भी फिट कर सकते हैं। किसको फिट कर सकते हैं? सिंगल मेंबर कंपनी भी यहाँ पे फॉल कर सकती है। अब वो जो बात आप कर रहे थे कि अगर यही आबिद कहे कि यार मैं ग्रोसरी में तो चीता बन ही गया हूं, मैं किसी और को शामिल नहीं करना चाहता, मैं अभी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूं, मैं इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहता हूं, मैं ही इसमें टॉयज करूंगा, मैं ही इसमें कॉस्मेटिक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा चाइना में, अब मेरी सलाम दुआ होगी वहाँ पे, अब मुझे माल मिलने का कोई मसला नहीं है, मैं अपने सेटअप को बढ़ाना चाहता हूँ, मगर ओनर मैं खुद ही रहना चाहता हूँ। बात सुनने वाली है, ओनर मैं खुद ही रहना चाहता हूँ, किसी और को साथ नहीं मिलाना। ये एंटरप्रेन्योरियल है कि फंक्शनल है? अभी भी एंटरप्रेन्योरियल है, क्योंकि ओनर कौन है? सिंगल। ओनर कौन है? सिंगल पर्सन। ये फंक्शनल कब बनेगा? जब एक से ज्यादा ओनर्स आ जाएंगे, चाहे 2 ही आ जाए। जब 2 आएंगे तो क्या ये सिंगल मेंबर रहेगी? मगर क्या ये प्राइवेट रहेगी? प्राइवेट ही है ना, प्राइवेट तो है ना, सिंगल मेंबर नहीं है, मगर अभी भी क्या है? तो इस तरह की कंपनी को हम खाली प्राइवेट कंपनी लिखेंगे। अब उसके साथ वर्ड सिंगल मेंबर खत्म हो जाएगा, अभी क्या बन जाएगी? ओनली प्राइवेट कंपनी।
ओनली प्राइवेट कंपनी। यहाँ तक कह रहे हैं हमें, पक्की बात है। अच्छा, अब कंपनियों में क्या होता है? हाँ हाँ, सुनो, यहाँ पे वो आबिद जिसके पास 10 करोड़ है, उसने ग्रोसरी का काम 3 साल किया, 10 करोड़ को उसने 50 करोड़ बना लिया 3 सालों में। अब वो कहता है कि यार मेरे पास पैसा ज़्यादा हो गया, अब मुझे काम भी करना है। तो उसने कहा कि ठीक है, 50 करोड़ मेरे पास आ गया, मैं 10-10 करोड़ रुपया मज़ीद 3 चीज़ों में इन्वेस्ट कर दूंगा, मगर मालिक मैं खुद हूँ, मालिक कोई और नहीं है। तो अभी भी ये स्ट्रक्चर कौन सा है? एंटरप्रेन्योरियल। और जब उसने कहा यार मैं चलो एक पार्टनर साथ ले आता हूँ या एक मेंबर और ले आता हूँ अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी में, तो अब ये सिंगल मेंबर तो नहीं रही, तो अब ये सिर्फ कौन सी बन गई है? प्राइवेट कंपनी, जो कौन से स्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर रही है? फंक्शनल स्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर रही है। स्ट्रक्चर कौन सा है? फंक्शनल। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट। यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा था? एंटरप्रेन्योरियल। कंपनी कौन सी थी? सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी। डन। अच्छा, अब कंपनियों के अंदर भी डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंपनियों में भी डिफरेंट तरह के क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, शराज पानी कह देना, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। सुने, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा और कौन से डिपार्टमेंट्स आपके ज़हन में आ रहे हैं? सेल्स और मार्केटिंग हो गया, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट को, अब सुने, हर डिपार्टमेंट को क्या एक बंदा सिंगल हैंडेडली ऑपरेट कर सकता? नहीं, उसको एक से ज़्यादा साथी चाहिए, एक से ज़्यादा साथी चाहिए। भाई ये मिस्टर आबिद प्रोडक्शन भी देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, अकाउंट्स भी देख रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी देख रहा है, सेल्स भी देख रहा है, सिक्योरिटी भी देख रहा है, थक नहीं जाएगा? थक जाएगा ना। तो इसको चाहिए एक को ओनर। क्या चाहिए? को ओनर। और एक नहीं, एक से ज़्यादा भी चाहिए हो सकते हैं, जो कि एक कौन देखे? प्रोडक्शन, एक कौन देखे? मार्केटिंग, एक देखे अकाउंट्स, एक देखे। कल हम लोगों ने डायरेक्टर्स का एक वर्ड पढ़ा था, याद है? वो कौन होते थे? जो कंपनी को चलाते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आबिद की सिंगल मेंबर कंपनी थी तो क्या आबिद ही कंपनी का इकलौता डायरेक्टर था? और जब ये सिंगल मेंबर से हट गई, नॉर्मल प्राइवेट बन गई और मल्टीपल ओनर्स आ गए हैं, तो क्या अब हर ओनर कंपनी का डायरेक्टर बन गया? बन गया। हर डायरेक्टर को हर डिफरेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे देंगे कि आबिद अब तुमने क्या देखनी है? प्रोडक्शन। हुसैन तुमने क्या देखनी है? इकरार तुमने क्या देखनी है? क्या हुआ? वो सवाल है? अच्छा, शराज तुमने क्या देखनी है? ह्यूमन रिसोर्स। तो नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। और ये डिवीजन किसकी बेस पे करेंगे? स्किल सेट की बेस पे करेंगे। जो जिस चीज़ में अच्छा है उसी के हवाले करते हैं। तो जब आप एक इदारे को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तोड़ देते हैं, भाई एसबीआई की मिसाल ले लेते हैं। एसबीआई में जब आप एंटर होते हैं, गेट पे कौन है? गार्ड। डिपार्टमेंट कौन सा बन गया? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। आप अंदर आते हैं, आपको मिलता है फ्रंट ऑफिस एडमिशन पर्पस के लिए। डिपार्टमेंट कौन सा? एडमिशन डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट्स बन गए। अच्छा, आपने एडमिशन ले लिया और फिर आपने फीस सबमिट करानी, किसके पास जाएंगे? डिपार्टमेंट कौन सा है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फ़ी जमा करा के आप क्लास में आके बैठ गए, पढ़ा कौन रहा है? डिपार्टमेंट कौन सा होगा? टीचरों को अपॉइंट किसने किया होगा? एचआर ने।
ह्यूमन रिसोर्स ना, ये लेकर आता है। तो हर अच्छे इदारे में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट मिलता है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसके पीछे भी एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ऑफिस बॉयज़ का एक सेपरेट एडमिन का डिपार्टमेंट जो पूरे कैंपस को देख रहा है कि उसको में पेंट कहाँ पे ख़राब है, उसमें क्या क्या काम होने वाला है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑफिस बॉयज़ टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हर इदारा डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑपरेट करता है। अगर ये डिपार्टमेंट्स ना हो तो एक बंदा पूरे सेटअप को चला नहीं सकता। डन, यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें कोई सिंगल ओनर होगा? किसमें? अगर बंदा उसमें आगे अगर तो वो किसी और को अपने साथ लाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसको ही सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर ओनर्स नहीं होंगे, फिर नीचे मुलाजिम होंगे, और अगर आपको डिफरेंट ओनर्स साथ रखने हैं तो फिर आपको वहाँ से निकल के कहाँ पे आना पड़ेगा? फंक्शनल पे आना पड़ेगा। डन जी सर, जिसको हम लोग डायरेक्टर्स कहते हैं जी। तो जो ओनर होगा उसको क्या कहेंगे? ओनर इज ऑल्सो अ को ओनर। मैंने गाड़ी ली, मैं गाड़ी का कौन हूँ? ओनर। मैंने गाड़ी ली 5 लाख की, आपको भी गाड़ी पसंद आ गई, आपने कहा सर 2.5 लाख मेरे से ले लें, कभी आप चलाएं कभी मैं चलाऊँगा। तो अब हम दोनों उस गाड़ी के कौन है? को ओनर। नहीं सर, अगर ओनर जो को ओनर भी रखता है ऐसे, यानी कि उनसे कोई पेमेंट नहीं लेता, उन्हें बस कहता है आप लोगों ने हैंडल करना है डिपार्टमेंट। वो एज अ ओनर लेकर आ रहा है या एज अ मुलाजिम लेकर आ रहा है? एज अ मुलाजिम लेके आ रहा है। तो फिर वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो सीईओ कौन होता है? कंपनी को चलाने वाला, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का एक ऐसा डायरेक्टर जो सबसे अफजल पोजीशन पे होता है, वो सीईओ कहलाता है। सबसे बड़ा डायरेक्टर जिसके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं मैक्सिमम। हाँ अच्छा, याद है? ओके हाँ सर वो जो सिंगल मेंबर कंपनी थी, हाँ उसमें सर आपने कहा था अगर वो क्या कहते हैं बंदा मर जाए तो कंपनी आगे नहीं जाती। हाँ। सर उसमें कंपनी में इनहेरिटेंस नहीं हो सकती उसके किसी? ये एक लीगल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आती है कि उसके शेयर्स मरने के बाद उसके वुरसा को जाएंगे, ठीक है, मगर जब उसके वुरसा को जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि उसके वुरसा 18 साल से ऊपर है या नहीं, फिर उसके वुरसा हैं भी या नहीं, तो फिर एक ट्रस्ट का एक नया एलिमेंट आता है। तो मैंने इसलिए उसको ज़्यादा गहराई में नहीं किया कि हमें आप लोग परेशान हो जाएंगे, अभी के लिए उसमें कोई वो नहीं है। कहाँ तक ओके? अच्छा, तीसरी बात करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। तीसरा कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा है? अब ये तो पक्की बात है कि डिविजनल स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरियल नहीं है, फंक्शनल भी नहीं है, क्योंकि अब ये तीसरे लेवल पे इवॉल्व हो चुका है। डिविजनल कहते हैं कि आप अपने इदारे को मज़ीद एक्सपैंड कर रहे हैं। ये डिविजनल स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, इसमें मज़ीद सब टाइप्स हैं बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया। भाई एसबीआई का एक कॉलेज लाहौर में, तो एसबीआई का एक और कॉलेज कहाँ पे होना चाहिए? कराची पे खोल लेते हैं, फिर एक और खोल लेते हैं, कहाँ पे खोल लें? मुल्तान खोल लें, एक फैसलाबाद खोल लें, एक सखर खोल लें, एक गिलगित खोल लें। ये जो एसबीआई को डिवाइड किया जा रहा है ये बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरियाज, ये बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरियाज। इसको हम क्या नाम देंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर किसकी बेस पे? जोग्राफिकल एरिया की बेस पे। फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आप उसको बेस कर सकते हैं। भाई एसबीआई क्या पढ़ा रहा? सीए। लाहौर में एक नया कैंपस खुल जाए जो एसीसी करवा रहा हूँ, एक और कैंपस खुल जाए जो कि सीएमए करवा रहा हूँ, एक और कैंपस खुल जाए जो कि पिपफा करा रहा हूँ, एक और कैंपस खुल जाए जो कि बीएस अकाउंटिंग करवा रहा हूँ। ये भी पॉसिबल है कि पीआरसी का सेपरेट कैंपस हो और कैफ का सेपरेट कैंपस। अब ये है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, देन बेस्ड ऑन डिफरेंट कस्टमर्स। कस्टमर्स दो तरह के होते हैं,
एक अमीर और दूसरा गरीब। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक सीए का कॉलेज ऐसा हो जो कि महंगी फ़ीस रखता हो और एक कॉलेज ऐसा हो जो कि सस्ती फ़ीस रखता हो। तो अमीर वाला कॉलेज जो अमीर लोगों को सपोर्ट कर सकता है तो वो गरीब इलाके में खुल सकता है, वहाँ बच्चे आ जाएंगे। वो खुलेगा पोश इलाकों में, और जो गुरबा वाला होगा वो आप कहीं भी खोल दें बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कस्टमर्स के ऊपर भी बेस कर सकता है। प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स, अच्छा प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं फॉर गुड्स एंड दिस मीन्स फॉर सर्विसेज। एक और मिसाल ले लेते हैं। पीएसएल की टीम्स क्या ज्योग्राफिकली डिवाइडेड है ना? कितनी है आजकल, 6 या 8 कितनी है? 8 नहीं हुई, मतलब 8 होने वाली हैं, अभी 6 ही हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स भाई क्रिकेट का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है या क्रिकेट में मल्टीपल चीज़ें हैं? टेस्ट मैच है, वनडे है, T20 है, फिर मेंस का अलग है और वुमेंस का अलग। फिर कस्टमर बेस, कोई कस्टमर ऐसा जो कि टेस्ट मैच पसंद करता देखना, कोई ऐसा जो कि वनडे, और कोई ऐसा जो कि, तो हर सेटअप को आप डिवाइड कर सकते हैं। डिविजनल का वर्ड निकला कहाँ से है? डिवाइड से। मैनी लार्ज कंपनीज, अच्छा अब ये ध्यान में रखना कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाएगा? कंपनी में पाया जाएगा। पार्टनरशिप यहाँ पे आते आते थक जाती है, इसके आगे पार्टनरशिप नहीं है। ये सिर्फ कहाँ पे है? सिर्फ कहाँ पे है? कंपनीज में। मैनी लार्ज कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर्स। डिविजन्स और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रांचेस आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट्स टू स्टैंड अलोन ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऊपर मैं भी बात करता हूँ। नॉर्मली ईच डिवीजन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, हर डिवीजन खुद मुख्तार होता। टेस्ट मैच का कोच कौन है आजकल? अजहर महमूद। और वनडे का कोच कौन है? माइक हसन। अजहर महमूद खुद मुख्तार है और माइक हसन खुद मुख्तार। दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ये भी ऐसा ही है कि जनाब SBI कहे कि अब हम लोग 2 सेटअप्स कर लेते हैं, CA सेटअप अलग कर लेते हैं और ACC वाला सेटअप। SBI का जो ओनर है वो कहे कि जनाब ये तुम्हारे ज़िम्मे आ गया और ये दूसरे ज़िम्मे के आ गया, मैं CA चलाऊंगा और तुम क्या चलाओगे? CA वालों की फ़ीस और CA वालों का टाइम टेबल क्या ACC वालों को इफ़ेक्ट करेगा? ACC वालों का एग्ज़ाम स्केड्यूल क्या CA वालों को इफ़ेक्ट करेगा? आर दे बोथ वर्किंग इंडिपेंडेंटली? तो डिविजनल स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। ऐसा फील होता है कि ये एक अलग इदारा है और ये एक अलग इदारा है, हालांकि है एक ही, छत एक ही है, छत एक ही है, घर एक ही है, मगर इसकी फैमिली और इसकी फैमिली और। 2 भाई थे, एक फ्लोर पे छोटा भाई आ गया, एक फ्लोर पे, और दोनों में आपस में रंजिशें हैं। ये उसको नहीं बुलाता, वो उसको नहीं बुलाता। दोनों का घर इज़ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। बट अगर कोई तीसरा देखेगा बाहर की आंख से तो वो क्या कहेगा? ये एक ही है। ये बात समझ आई? तो ये इदारा कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। एक कहानी सुनते हैं और उसके बाद हम ब्रेक करते हैं। एक दुखी दास्तान, एक दुखी दास्तान। एक ओनर है, उसने कहा यार अब मेरे से इतनी सारी चीज़ें हैंडल नहीं होती। उसने एक ब्रांच बनाई लाहौर में, एक ब्रांच बनाई कराची में और एक ब्रांच बनाई इस्लामाबाद। मिस्टर X को कहाँ पे बिठाया? लाहौर में। Y को कहाँ पे बिठा दिया? और Z कहाँ बैठ गया? तो X को लाहौर दे दिया, Y को कराची दे दिया और Z को इस्लामाबाद दे दिया। खुद कहाँ बैठा हुआ है? हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस कहाँ पे है? दुबई में। खुद दुबई बैठा हुआ है। दुबई में बैठ के 3 कंपनियां चला रहा है। कंपनी एक ही बेसिकली, 3 डिवीजन्स चला रहा है।
एक्स जो डायरेक्टर है वो लाहौर को देख रहा है, वाई कराची को देख रहा है और जेड इस्लामाबाद को देख रहा है। ये खुद CEO साहब ओनर दुबई बैठे हुए हैं। अच्छा, एक्स की टीम में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड विच स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। और हर डिवीजन में ये क्या है? हाँ, हर डिवीजन में ये क्या है? उसको क्या नाम देंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, हर डिवीजन में क्या पाया जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एक्स के कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 4। कौन कौन से? मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स और प्रोडक्शन। इसी तरह ये चारों कहाँ पे पाए जाते हैं? कराची में भी। M फॉर मार्केटिंग, H फॉर HR, A फॉर अकाउंट्स एंड P फॉर। इसी तरह इस्लामाबाद में भी ये 4 है। तो 4, 4 और 4। लेट्स से मार्केटिंग वाले की सैलरी है 2 लाख पर बंदा पर साल कर लेते हैं। चलो, HR की सैलरी है 1.5 लाख, अकाउंट्स वाले की सैलरी है 3 लाख और प्रोडक्शन वाले की सैलरी भी 1.5 लाख है पर बंदा पर साल। तो ये 4 मैनेजर्स हैं। मार्केटिंग A के हवाले की हुई है, HR B के हवाले की है, अकाउंट C के हवाले की है और प्रोडक्शन D के हवाले की है। लाहौर ब्रांच का खर्चा कितना है सिर्फ मैनेजर्स का? इन सबको ऐड कर लें, 2, 3, 6, 7, 8 लाख आ रहा खर्चा। तो लाहौर ब्रांच सिर्फ मैनेजर्स को कितना पे कर रही है? 8 लाख। इसी तरह कराची वाले भी कितना पे कर रहे होंगे? 8 लाख। और इस्लामाबाद वाले भी कितना पे कर रहे होंगे? 8 लाख। किसी का कम भी तो हो सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबका बराबर है, कम हो सकता है, अज्यूम किया है सबका बराबर ताकि वर्किंग ज़रा आसान रहे। अच्छा, इसके नीचे अगर आप गौर करें तो पर्पल कलर से आपको एक लाइन नज़र आ रही है, लाइनें नज़र आ रही है बेसिकली। ये देख रहे हैं, ये क्या है बेसिकली पता है? यस, इनके नीचे के एम्प्लॉयज़, इनके नीचे के वर्कर्स, एम्प्लॉयज़। हम यहाँ भी ज्यूम कर देंगे बराबर सैलरी है। हर डिवीजन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बन जाती है साल की 3 लाख। कितनी बन जाती है? 3 लाख। तो इस ओनर को कुल मिला के कितना खर्चा आ रहा है? 11 लाख तो एक डिवीजन से आ रहा है ना, तो 3 से कितना आ रहा होगा? 33 लाख का खर्चा पड़ रहा है इसको 33 लाख का खर्चा पड़ रहा है। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर जगह पे रिपीट हो रहे हैं? हैं कोई ऐसे लोग जो कि हर जगह पे रिपीट हो रहे हैं? मैनेजर्स। भाई मिस्टर ए क्या संभाल रहा है? यहाँ पे ई क्या संभाल रहा है? यहाँ पे आई क्या संभाल रहा है? बी क्या संभाल के बैठा हुआ है? HR। F क्या संभाल के बैठा हुआ है? T क्या संभाल के बैठा हुआ है? C क्या संभाल के बैठा हुआ है? G क्या संभाल के बैठा हुआ है? और K क्या संभाल के बैठा हुआ है? ओनर कहता है यार ये तो खर्चा है। एक बंदा अगर मार्केटिंग देख रहा है तो हमारी मार्केटिंग तो हर डिवीजन में एक जैसी होती है, तो मैं क्यों 3 मार्केटिंग मैनेजर्स को पैसे दे रहा हूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं इनका मुकाबला करवाता हूँ। तो उसने मुकाबला रखा, 4 मुकाबले हैं। मार्केटिंग के 3 लोग A, E और I, HR के 3 लोग B, F और J, अकाउंट्स के 3 लोग C, G और K, प्रोडक्शन के 3 लोग D, H और L। उसने कहा जो तुम में से जीतेगा वो सरवाइव करेगा, जो हारेगा वो फारेगा, वो बाहर। ऐसा क्यों कर रहा है? कॉस्ट कट करने के लिए, वो क्योंकि उसको लगता है कि एक बंदा जब लाहौर ब्रांच को संभाल रहा है, उसकी मार्केटिंग को संभाल रहा है,
तो क्यों ना सेम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को कहाँ पे लगाए, कराची में, और सेम कहाँ पे लगाए, इस्लामाबाद में। जब एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है लाहौर में तो वही प्रोडक्शन मुझे कहाँ पे चाहिए, कराची में, और वही मुझे कहाँ पे चाहिए, इस्लामाबाद में वही चाहिए। तो उसने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे मैं उनको 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख दे रहा हूँ, मैं इनकी सैलरी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। जो 2 लाख ले रहा है ना उसको मैं दे देता हूँ 3 लाख। 2 लाख में वो एक कंपनी चला रहा था, एक डिवीजन चला रहा था, तो जब उसको 3 लाख मिलेगा, लाख रुपया बढ़ गया, तो मैं उसको क्या कहूँगा, अब तुमने तीनों को संभालना। इसको काट के कर देता हूँ 2.5 लाख, इसको कर देता हूँ 5 लाख, और इसको कर देता हूँ 2 लाख। अब मुझे बताओ खर्चा कितना आ रहा है? 3 2 5 6 साढ़े, पक्की बात है? नहीं, 3 5 8 10, हाँ ठीक है, 12.5 ही है, 12.5। पहले वो कितना पे कर रहा था? 33, 11 था ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। पहले इनको कितना पे कर रहा था मैनेजर्स को? 8 लाख पे कर रहा था। 3 4 7 8, 8 एक को कर रहा था और 3 को 24। अब तीनों को मिला के कितना पे कर रहा है? 12.5। हाफ पे कॉस्ट कट हो गई, हाफ पे कॉस्ट कट हो गई। एम्प्लॉयज़ को नहीं छेड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो इस तरह संभाल नहीं पाएंगे। तो अब जहाँ पे उसका खर्चा 33 लाख आ रहा था, अब कितना आएगा? ये 3 लाख वही, चलो इन्होंने कहा इसको भी सैलरी बढ़ा देते हैं, इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 3.5 लाख। 3.5 का खर्चा ये, और यहाँ पे कितना खर्चा है, ऐड कर लें 16। इस तरह ओनर्स फ़ायदा कमाते हैं, कॉस्ट कटिंग करके, लोगों को निकाल के। प्रॉफिट भी उसको उतना ही मिलेगा, मगर जहाँ पे खर्चा 33 लाख का होता था, अब 17 लाख से खर्चा क्या हो गया, कम के ज़्यादा, कम। और मज़े की बात है कि अब यूनिफॉर्मिटी भी आ गई है। ये क्या होती है? व्हाट इज़ यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी कहते हैं एक जैसा माहौल, यकजानियत, यकजानियत कि अब सारी पॉलिसीज़ थ्रू आउट द डिवीजन्स क्या होंगी, सेम। अब SBI लाहौर में भी है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी है। अब अगर एक HR है तो हायरिंग पॉलिसीज़ क्या होंगी सबके लिए, सेम। टाइम टेबल सबका क्या बनेगा, सेम। क्लासेस का स्केड्यूल सबका क्या बनेगा, सेम। रूल सबके लिए, मार्केटिंग सबके लिए। तो इस तरह यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती। अदरवाइज अगर मैं इस तरह ना करता तो शायद SBI लाहौर वाले अपने आर्टवर्क्स बनाते पावर पॉइंट पे और SBI कराची वाले बनाते कैनवा पे, ठीक है ना, फ़र्क आ जाएगा। मगर अब सारे किस पे बनाएंगे, पावर पॉइंट पे या कैनवा पे, जो रेलेवेंट मैनेजर जीत जाएगा वो फिर अपना फैसला हर डिवीजन पे लगा रहा होगा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, डिविजनल स्ट्रक्चर। डन। सर अब मैनेजर एक होगा, मैनेजर एक होगा, और वो मैनेजर ना लाहौर बैठेगा, सुने, ना लाहौर बैठेगा, ना कराची बैठेगा, ना बैठेगा कहाँ पे, अब वो कहाँ पे चला जाएगा, दुबई। अब ये दुबई चले जाएंगे चारों, और दुबई से बैठ कर देखेंगे कि इदारा कैसे चल रहा है। दुबई मीन्स कि वो ओनर के साथ बैठ कर देखेंगे। अब ओनर चाहे दुबई बैठा है, चाहे दुबई चौक बैठा है, वो होगा कहाँ पे, ओनर के साथ। और इदारा कौन चला रहा होगा, इनमें से जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए, इनके हवाले करके ये X Y और Z कहाँ चले जाएंगे, दुबई पहुँच जाएंगे। डन। ब्रेक करते हैं, 15 मिनट के बाद वापस मिलते हैं।